पेन दे दो। रिवीजन करके आए, पक्का करें शुरू। इसमें लगभग आपके बायोटेक के क्वेश्चन आ रखे हैं, लगभग 46 क्वेश्चन है। कितने? 46 क्वेश्चन है टोटल। टोटल इसके अंदर 46 क्वेश्चन है। उसमें से जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है लगभग आपके 35 क्वेश्चन तो आ रखे हैं आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, और पीछे वाले जो बाकी जो पूरे क्वेश्चन है, ये जो 11 क्वेश्चन है, ये आपके आ रखे लैब असिस्टेंट के अंदर। आया समझ में? तो टोटल अभी तक राजस्थान में जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है आपके आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड के अंदर 35 क्वेश्चन आ रखे हैं और 11 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके लैब असिस्टेंट के अंदर। बाकी इसमें फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन नहीं है, केवल सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट है। उदयपुर में लू हमेशा बजती है, आज भी बज रही है, हमेशा ऐसी बजती है। तो बाकी वाले ज़िलों का क्या हाल है पता नहीं। मैं तो आज निकला बाहर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमेशा का देखी नहीं थी, शाम को निकलता हूँ 7 बजे, मैंने देखा ये आज बज रही है। जब अपने यहाँ इतनी लू बज रही है तो आप सोचो बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट के क्या हाल होंगे। चलो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का, करो इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन वापस वो किसी और एग्जाम रिपीट हो रहा है, आप ये नोट करना। करो इसको सॉल्व। आ रहा है समझ में? क्या आंसर होगा इसका? क्या? ए डी होगा। हाँ डी क्यों होगा? मैंने इसका कारण बताया था कि जो ये आपके सब जो होते हैं, ये सब इन सब का जो निर्माण किया था ये आपके RDNA टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ था, ये आप सबको पता। अब ये जो डोली बीड है, ये जो डोली बेड है, इसका सेकंड ग्रेड में 3 बार क्वेश्चन आ रखा है। आप अभी आगे देखोगे फर्स्ट ग्रेड में इसका 2 बार क्वेश्चन आया। टोटल कितने? 5 क्वेश्चन हुए। ये टोटल 5 ही क्वेश्चन केवल 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सी RDNA टेक्नोलॉजी से किसका निर्माण नहीं किया गया, और एक क्वेश्चन वापस इसको चेंज किया है कि मतलब इसका निर्माण किस टेक्निक द्वारा किया गया है। तो 5 क्वेश्चन आए केवल इस एक भेड़ के ऊपर। तो भेड़ का नाम क्या था? डोली। अब इसका निर्माण कैसे किया गया मैंने आपको वहाँ पर नोट्स में लिखा रखा है, लेकिन आगे अभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि आगे इसका दूसरा क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा डोली। ये सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, डोली भेड़, इसका राइट है डोली। इसको सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस अच्छा मैं आंसर बता दूंगा। ये एक क्वेश्चन 4 बार आ रखा है, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ इसी एक सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। क्या होगा इसका? क्या होगा? प्लाज्मिड। याद आ रहा है? बाकी अब देखो ये जो प्लाज्मिड होता है ये कहाँ पाया जाता है मुझे बताओ? ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ना, हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका मतलब ये हमने ये भी लिखा था कि ये एक नेचुरल प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है, हमने ये भी पढ़ा था ना। अब सॉरी, हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपके प्लाज्मिड होता है ये नेचुरल वेक्टर का एग्जाम्पल है। जब ये हमने पढ़ रखा है कि जो प्लाज्मिड होता है वो नेचुरल वेक्टर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और बैक्टीरिया लिविंग सेल एक नेचुरल सेल है। लेकिन फिर हमने एक पढ़ा था PBR 322, मैंने दिखाया था ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। अब आपके NCERT में केवल एक PBR 322 है, लेकिन ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये सब ऐसे बढ़ाए जाते हैं। आया समझ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ये अब देखना इस प्लाज्मिड के 3 से 4 क्वेश्चन है एक ही एग्जाम के अंदर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। BT टॉक्सिन याद आ रहा? मैंने कपास के बारे में बताया था। ABCD, C होगा क्राई प्रोटीन होगा। अब ये क्या था मैंने आपको बता रखा, अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा पूरा, है ना, क्योंकि मैंने ये आपको पहले बता रखा है क्राई प्रोटीन के बारे में, कैसे वो एक्टिव से इनएक्टिव होता है, कैसे जब इंसेक्ट के अंत में जाता है तो वहाँ पे उसको कैसे मारता है, सब बता रखा है। इसका हो जाएगा क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3।
करो इसको सॉल्व। अब साथ में ये भी नोट करते रहना कि नोट्स के अंदर से कितने और नोट्स के बाहर से कितने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले पूरा पढ़ो, सुनो। अब ऐसा सीधा मत आओ ए बी सी, पहले जो गलत है उसको बाहर निकालो, पहले जो रॉन्ग स्टेटमेंट है जो ऑप्शन है उसको बाहर करो। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है एन एंजाइम कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द जॉइनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये कह रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट को जॉइंट करने का काम क्या और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा था। तो बताओ मैंने ये काम कौन कर रहा था? हमने कहा था कि ये काम कर रहा था आपके लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। इसने पूछा इको आर आई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछा इसने, तो काम दे रखा है कि ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें पता है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ये वेक्टर है? अगर यहाँ प्लाज्मिड होता तो बताओ, अगर यहाँ क्वेश्चन वो पूछता कि प्लाज्मिड क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि प्लाज्मिड क्या है तो बताओ अब इसका राइट आंसर क्या होता? अब इसमें से राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या? अगर क्वेश्चन होता कि प्लाज्मिड क्या है, बताओ यही ऑप्शन सेम है, क्या राइट होता है इसका? थर्ड सी सही होता ना, क्योंकि प्लाज्मिड एक वेक्टर है, हमने पढ़ रखा है। करो इसको सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज रिजल्ट आया आरएस का, देखा नहीं आपने? आरएस नहीं देखा आपने? कहीं नहीं पढ़ी न्यूज यूज? किसी का हुआ कोई, किसी का कोई फ्रेंड आरएस बना? दूर दूर तक कोई नहीं बना। ठीक है भाई, ये लो बेड वापस आ गई, दूर नहीं है तो डोली बेड वापस आ गई है। वहाँ क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। वापस इसने क्या पूछा है? वहाँ तो इसने पहले आपको बता दिया कि डोली बेड आरडीएनए इसका एग्जाम्पल नहीं है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो किसका एग्जाम्पल है बताओ? मैंने लिखा रखा आपको, ये डोली बेड का निर्माण इस टेक्निक द्वारा किया गया। मैंने ये आपको करा रखा नोट्स के अंदर, नीचे पॉइंट लिखा है, नोट करो। और पीछे ये भी लिखाया था कि PYQ है 5-6 बार ये। तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो डोली बेड का जो निर्माण हुआ था इसका हुआ था न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन द्वारा। मतलब एक बेड ली गई A, एक बेड ली गई B, इसके न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफ़र किया गया था। मतलब दोनों अलग अलग बेड लेके उनके न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसके द्वारा डोली बेड का निर्माण हुआ। तो अब आपके यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि डोली बेड का निर्माण RNA अब मुझे बताओ आप, हम RNA टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, हम एक स्पेसिफिक DNA को कट कर रहे थे, पहले उसको बाहर निकाल रहे थे सेल के अंदर से, फिर हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको हम कट कर रहे थे। कट करने के बाद हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाल रहे थे, फिर हम उसको प्लाज्मा में डाल रहे थे। क्या हम वहाँ पे न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र कर रहे थे? इसका मतलब डोली बेड जो होती है वो न्यूक्लियस, दो अलग अलग सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करके उसके बाद में इस बेड का निर्माण किया गया। अब कैसे किया गया था, जब आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे वहाँ पढ़ोगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। तो डोली बेड का निर्माण न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक द्वारा किया गया था। दूसरी बार आया क्वेश्चन वापस, प्लाज्मिड का एक बार आया और एक बार ये आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ना उसके बाद सॉल्व करना। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन वहाँ से बनेगा जहाँ पर मल्टीपल स्टेप हो। जैसे DNA फिंगरप्रिंट से क्वेश्चन आ रखा है, स्टेप बताओ। फिर मैंने आपको इसके स्टेप बताए थे RNA टेक्नोलॉजी के, तो ये स्टेप वहाँ 5-6 स्टेप थे। उसे पता है कि बच्चा कहीं न कहीं कोई स्टेप ऊपर नीचे वो ज़रूर करेगा, तो इसने यहाँ क्वेश्चन बना के आपको पूछ लिया। तो आपके सिलेबस के अंदर जहाँ जहाँ आपको स्टेप दिख रहे उन स्टेप को याद करना सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। बताओ कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 सब पढ़ो पहले। पहले वो देखो जो सबसे पहले स्टेप कौन सा हो सकता है। नहीं आ रहा है? कौन सा सही है? फर्स्ट। अरे मैथ वाले बता रहे, तुम्हारे क्या हो गया? फर्स्ट। तो अब मुझे बताओ, स्टेप बता दो। बताओ फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था? DNA का आइसोलेशन करना, यही पढ़ा था ना हमने। फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें DNA का आइसोलेशन करना है।
उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप था, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट करना है, यही था ना। अब बताओ उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हमें उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर डालना है, पढ़ा था ना। क्यों डालेंगे, डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन करने के लिए। उसके बाद क्या था, हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसको हम डाल देंगे हमारे प्लाज्मिड के अंदर, यही था ना। और प्लाज्मिड के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे हमारी होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के बाद क्या करेंगे, फिर इसका हम कर रहे थे आगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे थे। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, डीएनए को आइसोलेशन करना, तो ये आया आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। एक नंबर कहाँ आ रहा है, इसका मतलब कहीं नहीं आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन में सोल्व हो गया। फिर भी देख लो 2 नंबर, हमने कहा था कि हमारे डीएनए को हमें इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करना है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ आपके सिलेबस के अंदर मल्टीपल स्टेप वाले बन रहे हैं, कोई कौन सा जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वहाँ यही था ना भाई, वहाँ मल्टीपल स्टेप आ रहे थे। वहाँ से आपके एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया था मोल बायो के अंदर, यहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है वापस ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका यही होता है, जहाँ मल्टीपल स्टेप बन रहे हैं, और या मैंने आपको दूसरा बताया था जहाँ से उसका कोई दूसरा रूप आ रहा हो, जैसे राइबोसोम आ रहे हैं 70S 80S, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसको सोल्व। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, करो इसको सोल्व। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर वाइडली यूज्ड बिकॉज, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्यों यूज करते हैं, उसका कारण क्या है, कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। तो ये मतलब डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर क्या करता है, कट करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी ये ज्वाइन वाला ये कौन करेगा, लाइगेज करेगा ज्वाइन करने का कार्य। दूसरा है कट वेरिएबल साइट, नहीं, हाँ ये बात सही है कि वो डीएनए को कट करता है, लेकिन वेरिएबल साइट पे नहीं करता, मन पड़े वहाँ उसकी साइट फिक्स होती है। तो मुझे अगर बता सकते हो इको आरआई की साइट क्या, बताओ इको आरआई की साइट क्या, ये डीएनए के किस साइट पे कट करेगा। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, याद है। फिर मैंने आपको ये सोल्व करने बताया था, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी आएगा, और वापस ए के सामने टी, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। फिर आपको पता है कि इधर 3 और आएंगे, तो मैं अगर इधर से लूँगा 3 प्राइम से, ये हो जाएगा टी, टी और सी। फिर इधर से ले लो 5 प्राइम से, 5 प्राइम जी, सॉरी ए, एक मिनट, ये हो जाएगा ए और जी। यहाँ क्या आएगा बताओ, जब मैं इसको 3 प्राइम से पढ़ूंगा ना, तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा ना, सी टी टी, ये हो गया आपकी 3 प्राइम। अब भले आप इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो इधर से, भले इधर से पढ़ो, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गई। अब मैंने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से कट करेगा जी के बीच में, इधर कट करेगा इस जी के बीच में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो गया। अब अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछता तो कि अब वो आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देता, फिर आपको पूछता बताओ इको आरआई किस साइड पे कट करेगा, तो वहाँ पे हमारे डब्बे गोल हो जाते। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये तो कर देना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक शब्द इन विट्रो और एक वर्ड और आता है इन विवो। अगर आपको ये चीज़ें 2 पता है तो मुझे बताओ। एक आपके होता है रेप्लिकेशन, जो हमने पढ़ा था मोल बायो के अंदर, पढ़ रखा है हमने मोल बायो के अंदर। मुझे बताओ रेप्लिकेशन इन विट्रो होता है या इन विवो होता है। रेप्लिकेशन इन विट्रो होता है या इन विवो है, पहले मुझे इसका मतलब बताओ। विट्रो का मतलब क्या, विवो का क्या मीन्स है बताओ। मैंने बताया था कि अब जैसे आपने देखा है ना कि IVF, उसका फुल फॉर्म क्या है IVF की, इन विट्रो है ना। IVF का मतलब क्या होता है कि लैब के अंदर बच्चा तैयार किया जा रहा है, वहाँ से भाई जाइगोट को लैब में तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब इन विट्रो का मतलब है जब काम लैब के अंदर हो, मतलब बॉडी से बाहर हो। विवो का मतलब इसका ऑपोजिट, बॉडी के अंदर। ये पूछ रहा है कि इन विट्रो जीन प्रवर्धन की विधि, अब इसने क्या कहा, जीन प्रवर्धन।
इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन बोल सकता हूँ मैंने कहा था जीन और डीएनए एक ही है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि बॉडी के बाहर आप जब डीएनए का रेप्लिकेशन करते हो वो किस मेथड द्वारा होता है, पीसीआर। तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो, राइट आंसर पीसीआर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी सेल में जो होता है रेप्लिकेशन वो कैसा है, इन विवो है, और इन विट्रो होगा, इसका एग्जाम्पल होगा पीसीआर। अब देखना पीसीआर के ऊपर अपने 3-4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तो कर देना, लिखा रखा मैंने। इंसुलिन कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया था, ई कोलाई। तो हमने इंसुलिन के लिए लिया, हमने कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया था, ई कोलाई के लिए। अब फिर मैंने आपको बताया था इंसुलिन के अंदर 3 पेप्टाइड चेन होती है, कौन कौन सी होती है, अल्फा पेप्टाइड, बीटा और एक सी पेप्टाइड था, ये पढ़ा था हमने। अब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब मैंने आपको ये भी बताया था ये प्रो इंसुलिन है। फिर मैंने कहा था जब ये मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो इनमें से बताओ कौन सी चेन यहाँ से रिमूव होगी, सी पेप्टाइड। ये आपके पूछा गया आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि जब इमैच्योर इंसुलिन प्रो इंसुलिन अपने मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होती है तो कौन सी पेप्टाइड चेन बाहर निकलती है। अब साथ में ये भी बताओ लगे यार इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड होता है। आया समझ में। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सब याद आ रहे हैं, बताओ टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बनता है, थायरोक्सिन कहाँ पे बनता है, और ये भी बता दो एड्रेनलिन कहाँ पे बनता है। अगर आपको याद है एंडोक्राइनोलॉजी, ये हमारे थाइमस ग्लैंड से आ रहा था, ये टेस्टोस्टेरोन के अंदर आ रहा था। कहाँ से बन रहा था, कौन सी सेल से आ रहा था, लीडिंग सेल के ऊपर जब एलएच हार्मोन काम करेगा तो लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। उसके बाद में ये कहाँ से आ रहा था, एड्रेनलिन, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जा रही थी, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से निकल रहा था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा क्योंकि आपके उसमें था नहीं, इसलिए। इसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, या पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है जो आपको आता हो। इसका मतलब क्या, ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का निर्माण होना। इसका मतलब ये तो नहीं पूछा इसने, अब इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है कॉम्पिटेंस का। अब मुझे बताओ एक आता ट्रांसफॉर्मेशन, एक आता ट्रांसडक्शन। मुझे बताओ हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, हमने मोल बायो में पढ़ा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, याद है। ग्रिफिथ का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर ग्रिफिथ ने अपना कार्य किया था, वहाँ हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दी गई थी। लेकिन जब किसी, जैसे ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, मुझे इस बैक्टीरिया के अंदर कोई डीएनए डालना, कोई जीन डालना है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैक्टीरियोफेज, क्या यूज़ करता हूँ मैं, बैक्टीरियोफेज। अगर मैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा यहाँ इसके अंदर ये हमारा जीएनए है, ये कोई हमारा बैक्टीरिया है, मुझे इस डीएनए को, ये जैसे कोई डीएनए है, मुझे इस डीएनए को बैक्टीरिया सेल के अंदर डालना है। तो वायरस को पता है कि मुझे किसी के ऊपर कैसे अटैक करना है, और मैंने कहा था कि हम बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इसका मतलब जो जिस पे अटैक करता है उसको सब पता होता है कि मुझे किस पे कैसे अटैक करना है। तो हमने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने डाल दिया हमारा डीएनए में, मतलब जिस जीन की हमें कॉपी बनानी है। अब इसको पता है कि इसके ऊपर कैसे अटैक करना है, इसको पता है कि इसके न्यूक्लियस को कैसे कंट्रोल में करना है। तो ये इसका खुद का न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का, अब ये इसके अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो हम डीएनए का ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। आया समझ में। एक बैक्टीरियोफेज की सहायता से, इसका मतलब ये एक अपने आप में वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का फेज, जो बैक्टीरिया पे आक्रमण करता हो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ट्रांसडक्शन। आया समझ में। तो करो इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन सा फर्स्ट होगा ना, अब मुझे ठीक है, चलो ये फर्स्ट है। अब देखो इसमें जैसे ये हमारा मिल्क है, दूध खाया जाता है, पिया जाता है, और ये हमारा कर्ड बना इसे। ये पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं। तो हमने कहा इस जगह एक तो हमारा काम आएगा लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब बोल सकते हैं ना। दूसरा हमारा काम आता है स्ट्रेप्टोकोकस। आया समझ में आपको यहाँ पर। अब ये दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जब दूध से सब दही बनता है
तो ये एक प्रकार की एनएरोबिक, मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन, जो हिंदी में बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं इसको हम? किण्वन बोलते हैं या फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसका मतलब, इस फर्मेंटेशन का मतलब होता है ये एक प्रकार की एनएरोबिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये एक प्रकार की एनएरोबिक प्रोसेस है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये जो फर्मेंटेशन का मतलब होता है, ये मतलब एक प्रकार की एनएरोबिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनएरोबिक। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। चेंज क्या होता है? जब दूध से दही बनता है तो किस प्रकार की प्रोसेस होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखो, जब दूध से दही बनता है, इस दूध के अंदर क्या क्या होता है? दूध के अंदर आपके एक तो इसमें शुगर पाई जाती है, शुगर का नाम होता है लैक्टोज शुगर। ये आप सबको पता होगा कि दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। इसके अलावा दूध के अंदर आपके एक पाई जाती है प्रोटीन, जिसका नाम है, बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है ना, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा दूध में कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। दूध में क्या पाए जाते हैं? विटामिन भी। और विटामिन के अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसी दूध के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर होता है, लगभग 87% तक। अब क्या होगा? ये बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया आके काम करेंगे लैक्टोज शुगर के ऊपर। जब ये लैक्टोज शुगर के ऊपर ये बैक्टीरिया काम करेंगे तो ये लैक्टोज शुगर को तोड़ देंगे, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में करेंगे? लैक्टिक एसिड। ये अपने आप एक अम्ल होता है। इसका मतलब दूध के अंदर ये शुगर थी लैक्टोज, इसको तोड़ा गया लैक्टिक एसिड के अंदर। अब जब लैक्टोज से जब लैक्टिक एसिड बनता है, इसका मतलब जब लैक्टिक एसिड बना है तो यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है ना। तो मुझे बताओ, दही का पीएच कम होगा या ज़्यादा होगा? दही का पीएच ज़्यादा होगा ना, मतलब ये पीएच ज़्यादा होगा या कम होगा? लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। पीएच ज़्यादा होगा तो क्या ये सारी होगा? पीएच कम होगा ना। जब पीएच कम होता है तब वो, मतलब आप देखो ऐसे क्या कंफ्यूज, 1 से लगा के 7 से 14। मुझे बताओ कहाँ पर एसिड है, कहाँ पर बेस है, कहाँ पे 1 से 7 एसिड है। अब मैं जब इधर आऊँगा तब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, या जब वापस इधर जाऊँगा तब बढ़ेगी? मैं एक की ओर जाऊँगा तो बढ़ेगी ना। तो जब पीएच कम होगा तब एसिडिटी बढ़ेगी। तो लैक्टिक एसिड की मात्रा, सॉरी, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, तो पीएच आपके ये हो जाता है। अब दूसरा क्या होता है? ये जो जैसे ही इस दही के अंदर आपके, जैसे ही इस दूध का एनवायरनमेंट हो जाता है आपके, ये एसिडिक हो जाता है, उसी टाइम ये जो कैसीन प्रोटीन है ये आपके टूट जाता है। और ये कैसीन प्रोटीन क्या होता है? इस एसिड, जब इस कैसीन प्रोटीन के चारों ओर जब एनवायरनमेंट पूरा हो जाता है एसिडिक एनवायरनमेंट, तो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये कैसीन प्रोटीन जाकर दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में? तो दूध लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि कैसीन प्रोटीन के कारण, और उसमें वाटर होता ज़्यादा, लेकिन जैसे ही कैसीन प्रोटीन टूट जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो लिक्विड था ये सेमी लिक्विड या कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि इस दही के अंदर विटामिन बी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12, विटामिन बी, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इस दूध के अंदर विटामिन ए तथा विटामिन डी, और कर्ड के अंदर विटामिन ए तथा डी दोनों की मात्रा बराबर होती है। आया समझ में? इसलिए अब मुझे बताओ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? ये रासायनिक है ना। दूसरी बात जान, क्या कभी आपने ये सुना कि हम दूध से दही तो बढ़ा सकते हैं? क्या कभी आपने ये सुना कि दही से वापस दूध बनाया? इसका मतलब ये रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल है? क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड, सॉरी, कैसीन प्रोटीन एक बार टूटने के बाद वापस कैसीन प्रोटीन नहीं बनेगा, इसलिए ये प्रोसेस वापस भी नहीं होती है। इतना सब कुछ ये ऐसे मैंने बता दिया नॉलेज के लिए। इसका मतलब हमारा जो दूध होता है ये आपके एल्कलाइन होता है इसकी तुलना में, क्योंकि लैक्टिक एसिड यहाँ बन रहा है। इसका मतलब दही थोड़ा एसिडिक ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं कि दही रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गैस होती है इससे। अगर आप रात में खाते हैं ज़्यादा तो इससे गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ये आया आपको समझ में। इसका मतलब ये भी कहा जाता है कि इस बुक के अंदर कि दूध की तुलना में दही ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन भी ज़्यादा होते हैं इसकी तुलना में।
तो इसका आंसर ये आपके सेकंड ग्रेड का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो अपन इसको फटाफट करेंगे ना, ये तो टाइम लगेगा। बायोलॉजिकल टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या होगा इसका? सभी। चलो आगे इसको सॉल्व करो। सब बता रखे हैं, सब आपको नोट्स में मैंने बता रखे हैं। अरे पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, 4 नंबर। अच्छा, ये मैंने आपको बता रखा है ना। जीएम की फुल फॉर्म बताओ पहले मुझे, जेनेटिक मॉडिफाइड। और अगर मैं ऐसे लिखता तो जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके लिए उनको अप्रूवल कौन करता है? तो उस कमेटी का नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको सॉल्व करो। PCR का क्वेश्चन है, वापिस आ गया। PCR का क्वेश्चन है, बता रखा है मैंने। सॉरी, अपने PCR का कहा, ये तो उसका आपके TI प्लाज्मिड का है। क्या क्वेश्चन पूछा इसने कि TI प्लाज्मिड को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? किससे? अब नाम किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ किससे प्राप्त किया जाता है? TI प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? फर्स्ट, फिर फर्स्ट और नहीं है, दोनों में से भी। अरे ऐसा क्या कर रहे हो? ये एंजाइम, ये बैक्टीरिया काम आता PCR के अंदर। हम इसे प्राप्त कर रहे थे टैग DNA पॉलीमरेज, याद नहीं है क्या? हम इसे टैग DNA पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त कर रहे थे। यहाँ मैंने बताया था ये आपके काम आता BT कॉटन के अंदर, भूल गए? फिर मैंने कहा था कि B और T का मतलब क्या? बेसिलस, T का मतलब इथुरिन जेनेसिस। अब याद आ रहा कुछ? TI प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त हो रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त हो रहा है, हमने पढ़ा था ना ये तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। इसका वो भी मतलब B वाला, लेकिन B वाला भी आपको ध्यान नहीं रखना है, C इसका सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस ये मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ ना। मैंने आपके लिए ये बता रखा, हमने पढ़ रखा है। मैंने कहा था कि हम इसमें हमने पढ़ा था हमने प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक प्रकार का कैसा होता है? ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? नेचुरल है। ये किसके अंदर हमें मिलता है? अब ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे मैंने आपके पास एक बाइक है, ठीक है, आपके पास एक टैक्सी है, आपके पास एक बस है और आपके पास एक ट्रेन है। और अब आपको पता है कि बाइक पे 2 जने आ सकते हैं, टैक्सी में 3 जने आ सकते हैं, बस में 40 जने, ट्रेन में 1000 जने, मतलब इससे अधिक आ सकते हैं, ये ना। अब मैं आपको बोलूं कि इन वेक्टर को, ये एक प्रकार से वेक्टर है, ये हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ प्लाज्मिड लेके जाता है वेक्टर, वहाँ RDNA में। मैं आपको अब ये पूछूं कि इन वेक्टर को, इन सबको इनके साइज के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, इनका अरेंजमेंट करो। तो आप क्या लिखोगे? पहले बढ़ते हुए क्रम में, यही क्रम होगा सर। अब इसने यही पूछा है कि RDNA टेक्नोलॉजी में काम आने वाले जो वेक्टर है, मैंने कहा था ये तो नेचुरल है, बाकी सब हमने बनाए आर्टिफिशियल, तो इनको बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। हमने बाकी वाले क्यों बनाए? क्योंकि हमारा जो प्लाज्मिड होता है इसके द्वारा 10 से 20 KB तक के DNA का ही ट्रांसफ़र किया जाता है, इससे ऊपर के DNA का ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो हमें बनाना पड़ा। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे कम आपके ट्रांसफ़र करेगा प्लाज्मिड, सबसे कम होता प्लाज्मिड के द्वारा। प्लाज्मिड के बाद आपके इसमें आ जाएगा ये फेज, इसका पूरा नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? सॉरी, लैम्डा बैक्टीरियोफेज है ना, इसको बोलेंगे लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसके बाद में इस लैम्डा बैक्टीरियोफेज से ज़्यादा आपकी जो कैपेसिटी होती है वो आपके फिर हो जाएगी कॉस्मिड के अंदर। किसमें हो जाएगी? कॉस्मिड। और कॉस्मिड के बाद हो जाएगी आपकी बैक के अंदर। बैक की फुल फॉर्म बताओ? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद हो जाती है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये चारों दे रखे हैं, अब आप इसको देख लो। इसका मतलब इसके द्वारा सबसे कम DNA को ट्रांसफर किया जाता है
इसमें थोड़ा इससे अधिक, इसमें थोड़ा उससे अधिक, इसमें थोड़ा ऐसे, उसमें सबसे अधिक डीएनए को, जैसे वो ट्रेन मान लो आप उसको। अब इसने क्वेश्चन पूछा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करो। सबसे पहले क्या आएगा, प्लाज्मिड। अगर हमें एक आ रहा है, अगर हमें एक, अब मैंने क्या बताया, देखो फिर से क्वेश्चन वहां से आया है जहां मल्टीपल स्टेप हो। तो आप पेपर पैटर्न को समझो, जहां पर मल्टीपल स्टेप आ रहे हैं, जहां जहां मतलब, तो वहां से क्वेश्चन बन रहा है हमेशा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, प्लाज्मिड किस में आ रहा है, डी में। अच्छा ठीक है, ये भी कट हो गया हमारा, ये भी कट हो गया। उसके बाद क्या है, बैक्टीरियोफेज, डी के बाद आ रहा, बी आ रहा है ना, तो हमारा ये भी कट हो गया। अगर हमें ये पता है तो भी हो जाए। अब दूसरा और ध्यान, बाई चांस भूल जाओ तो प्लाज्मिड को ध्यान रखना, सबसे कम होता है, बाकी ये ध्यान रखना, बैक, याक और एक और होता है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये तीनों सबसे लास्ट में आएंगे, इनके द्वारा सबसे अधिक डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। तो आप इसको ट्रेंड मान लेना, सीख ऐसे समझने के लिए। अब ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा वापस, आया समझ में, ये सीक्वेंस समझ में आया। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लो वापस आ गई डोली हमारी। तीसरा क्वेश्चन डोली भेड़ का, तो भेड़ कहीं नहीं जाने वाली आज। ये अभी तक सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड में डोली भेड़ के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, 2। क्या पूछा क्वेश्चन इसने, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट प्रोडक्ट है। सेम क्वेश्चन है, वहां से PYQ वापस पूरा रिपीट हुआ, सेम ऑप्शन आए हैं, लेकिन एग्जाम अलग है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डोली। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये आपसे नहीं होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, बाकी आप अपना ट्राई कर लो। क्या है, अच्छा ये तो आराम से होगा, आपसे कुछ है ही नहीं। वापिस आया PCR का क्वेश्चन। मुझे बताओ पहला PCR का क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, अभी अपने सोल्व किया था कि इन विट्रो कंडीशन कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम का ऐसी कौन सी मेथड है जिसके अंदर एंजाइम भी काम में आता है, एंजाइम भी काम में आता है और जीन या डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो आपको पता है वो PCR होती है, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब मुझे बता दो डिस्कवरी किसने की थी PCR की। PCR की डिस्कवरी कैरी मुलिस, NCERT में नहीं है लेकिन मैंने लिखा दिया आपको, है ना, क्योंकि लैब असिस्टेंट का पढ़ रहे हो, ऊपर से वो भी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखा ना। इसको ये वापस आ गया, लो। अब देखो वहां पर क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, हाँ सॉरी, वहां पे पहले उसको सोचो। इससे पहले इंसुलिन का क्वेश्चन क्या आया था, फर्स्ट ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको बैक्टीरिया से बनाया गया। क्वेश्चन चेंज किया, फर्स्ट ऐसा कौन सा ह्यूमन हार्मोन जिसको rDNA टेक्नोलॉजी से बनाया। एक ही बात है ना। तो देखो अब कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को या तो इधर से पूछ रहा, कभी उसकी टांग पकड़ रहा, कभी उसकी पूंछ पकड़ रहा, कभी कुछ हाथ पकड़ रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा, पता हमें, इंसुलिन। इसका क्या राइट होगा, इंसुलिन। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ PYQ सोल्व किया करो, इंसुलिन सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वहां पूछा था कि कौन सा बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया। अब क्या पता अगला क्वेश्चन ये आ जाए, इंसुलिन को कौन से बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया था। कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई। इसको सोल्व करो। ये लो वापिस PYQ वापिस रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये प्लाज्मिड, वहां पर क्या, वहां उसने पूरा ऐसे, वहां क्वेश्चन 2 लाइन में दिया था, प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, खुद का डीएनए खुद बनाता है। अब बताओ वो क्या है। यहाँ इसने एक ही दिया कि छोटा सा वर्ताकार डीएनए। तो मन पड़े, अब वो क्या पता, ऐसा पूछ ले प्लाज्मिड। अब यहाँ ऊपर दे देगा प्लाज्मिड क्या है, फिर नीचे दे देगा ऑप्शन, बैक्टीरिया में पाया जाता है, वर्ताकार होता है, खुद का डीएनए खुद बनाता है। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मिड। अब अगर थोड़ा बहुत मुझे ये बता दो, फिर आगे चलते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन क्या, बताओ मुझे। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, याद आ रहा है, हमने मोल बायोम पढ़ा था, हमने मोल बायोम पढ़ा था, प्री मैच्योर mRNA। एक हमने पढ़ा था प्री मैच्योर mRNA, जिसको हमने नाम दिया था hnRNA। और उसके बाद हमने इसमें कराई थी प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग,
और जब स्प्लाइसिंग हुई तो यहाँ निर्माण हुआ था मैच्योर mRNA का, परिपक्व mRNA। और फिर हमने उसके बाद कहा था ये जो परिपक्व mRNA होता है ये आपके आगे जाता है ट्रांसलेशन के अंदर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। और मैंने कहा था कि स्प्लाइसिंग के अंदर इस प्री मैच्योर mRNA का मतलब है ऐसा mRNA जिसके अंदर एक्सॉन भी पाया जाता है। अब आपको मैंने बताया था प्री मैच्योर mRNA का मतलब जिसके अंदर इंट्रॉन्स भी होता है और एक्सॉन भी होता है, इसको हमने स्प्लिट जीन बोला था। अब आपको जब मुझे बताओ इंट्रॉन इनमें से कोडिंग पार्ट कौन सा, नॉन कोडिंग पार्ट कौन सा है? मुझे बताओ स्प्लाइसिंग से हमें किसको बाहर निकालना है? इस mRNA में से बाहर निकलेगा इंट्रॉन, क्योंकि एक्सॉन क्या होता है? कोडिंग पार्ट है, और जो कोडिंग पार्ट होगा वही आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, वही एमिनो एसिड बनाएगा। तो याद है ना, इसका मतलब जो इंट्रॉन्स होता है ये तो हमारा होता है नॉन कोडिंग पार्ट, बोल सकते हैं हम इसको, ये तो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट है। एक्सॉन होता है हमारा कोडिंग पार्ट। वापस समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, या एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही बात है, उल्टा सीधा एक समान है। वो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब तक वो मैच्योर नहीं थे, या जब तक लड़की मैच्योर नहीं थी तो लड़के को साथ लेके घूम रही थी। उसके पापा ने बोला कि तेरा इसके साथ भविष्य सही नहीं है, ये लड़का रुड़ियार है, ये तेरी लाइफ को आगे सही नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे लिए यही। जब वो मैच्योर हुई उसे पता पड़ा कि ये मेरे योग्य है ही नहीं, वो किसी और के साथ, उसकी सगाई कहीं और होती है। इसका मतलब जो उसने अपनी लाइफ से बाहर निकाला, जो उसके काम का नहीं था, वो इंट्रॉन है। जो उसने बाहर में ली, मतलब जो कोडिंग पार्ट था, जो उसकी लाइफ में आगे काम आ रहा था प्रोटीन बनाने के लिए, वो उसका क्या है? एक्सॉन है। तो इंट्रॉन क्या होता है? जो जब हम इमेच्योर होते हैं, जब हमारे साथ कोई होता है, हमें पता नहीं पड़ता कि ये हमारी लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बाद में हमें पता पड़ता है कि ये हमारी लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा। तो इंट्रॉन को हमेशा बाहर निकाला जाता है नॉन कोडिंग के रूप में, एक्सॉन को अंदर रखा जाता है कोडिंग पार्ट के रूप में। नाम उल्टा है। आप ऐसे मत सोचना कि इंट्रॉन यानी ये अंदर रहेगा और एक्सॉन यानी बाहर जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था, वैसे आपके कोर्स में नहीं है, इसको इंट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकालते, इसलिए बोला इंट्रॉन। आया समझ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्लाज्मिड, है ना। ये भी मैंने आपको बता रखा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में, जंपिंग जीन के बारे में। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये जल्दी करो। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन, मैन एंजाइम यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा एंजाइम मैन जो काम आता है सबसे पहले? भाई कट करना काम आता है ना, पहले कट करना होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। ये भी सब एंजाइम है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? मैन एंजाइम। अगर ऐसे देता ना, ऐसे देता उपयोग सभी, अगर एक ऑप्शन आता उपयोग सभी, तो हम ये कर देते, उपयोग सभी कर देते। लेकिन यहाँ इसने पूछा है, जैसे इसमें ये काम अपने नहीं आते, आरएनए पॉलीमरेज अपने नहीं आता, डीएनए पॉलीमरेज नहीं आता है, तो मैन एंजाइम का पूछा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाता। अब यहाँ पर वो कुछ और दे देता, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते या कुछ और दे देता तो हमारा उपयोग सभी हो जाता। लेकिन इसने पूछा मैन एंजाइम कौन सा, मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो आरएनए टेक्नोलॉजी में मुख्य एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसको। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ एंजाइम यूज इन पीसीआर। पीसीआर में जो हम एंजाइम काम में लेते उस एंजाइम का नाम बताओ क्या था? उस एंजाइम का नाम था टैग डीएनए पॉली, यही नाम था ना, टैग डीएनए पॉलीमरेज। यही पढ़ा था ना हमने कि पीसीआर में काम आएगा टैग डीएनए पॉलीमरेज। फिर हमने पढ़ा था कि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, मतलब थर्मो स्टेबल अनस्टेबल। ये थर्मोस्टेबल होता है, और हमने कहा ये थर्मोस्टेबल इसलिए होता है कि इसको गर्म जल के झरनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से बाहर निकाला गया था। उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। टी का मतलब थर्मस, ई क्यू का मतलब एक्वाटिकस। अगर आपको एंजाइम का नाम पता तो आप बैक्टीरिया को याद कर सकते हो, अगर आपको बैक्टीरिया का नाम पता तो आप एंजाइम का नाम बता सकते हो। अब अभी किसी को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसीआर में, जैसे उसने पीसीआर नाम लिया उसने देखा टैग डीएनए पॉलीमरेज का पूछा है, उसने पूछा कि पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज से पहले किस एंजाइम को काम में लेते थे?
या इस एंजाइम को काम में क्यों लिया? जब आप यहाँ पर रेप्लिकेशन करा रहे हो तो भाई रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज भी कर सकता था। तो मैंने आपको कारण बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट, उसको हमने 2 भागों में तोड़ा था। एक का नाम था क्लीन आउट फ्रेगमेंट, और फिर हमने पढ़ा था क्लीन आउट फ्रेगमेंट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, उससे ऊपर भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो टूट जाएगा, वो अनस्टेबल है, वो थर्मो अनस्टेबल है। इसलिए इस बैक्टीरिया के अंदर से इसको बाहर निकाला गया। तो उसका आंसर था कि टैग डीएनए पॉलीमरेज से पहले क्लीन आउट फ्रेगमेंट को पीसीआर में काम में लिया जाता था, लेकिन पीसीआर काम करती है अपने हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वहाँ पर वो एंजाइम डिग्रेड हो जाता था, इसलिए इस एंजाइम को काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर है थर्मस एक्वाटिकस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसने पूछा पीसीआर और आरएफएलपी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है, ये पूछ रहा है कि पीसीआर का आप उपयोग कहाँ पे करोगे, उसके साथ में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग कहाँ करते हैं? हमने कहाँ पढ़ा था? मोल बायो के अंदर पढ़ा था, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ा था ना हमने। तो भाई हमने वहाँ पढ़ा था ना कि कहाँ डीएनए फिंगर, हाँ, कि अगर कोई क्राइम हो गया है वहाँ से उसका हमको सैंपल लेके आएंगे, डीएनए कम होगा, उसकी डीएनए की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, पीसीआर करेंगे, फिर उसको हम कट करते हैं। तो ये दोनों वहाँ काम आ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और आपके ये तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। एक ही मतलब है, जेनेटिक एंड डीएनए। इसको करो सॉल्व। बैक्टीरिया में ये लो वापस आया, प्लाज्मिड वापस आ गया। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, मतलब आया समझ में? तो क्या होगा इसका? प्लाज्मिड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये लो वापस आ गया, इसको अब अच्छे से सॉल्व करना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है? कौन सा होगा? इको आ रही? तो मुझे बताओ ये क्या है? वेक्टर है। ये भी एक प्रकार से ये लैम्डा फेज का एग्जाम्पल है। और ये क्या बताओ? ये cDNA क्या होता है, कैसे बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनता है, mRNA से जब डीएनए बनाते तब हम इसको बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपको 3 तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, अब एक मैंने आपको यहाँ नहीं लिखाया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बिल्कुल नहीं था। अरे यार, सही से पहले पढ़ो क्वेश्चन, याद करो। मैंने कहा एक ऑप्शन ऐसा है जिस साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखाया है, बाकी मैंने तीनों के नाम लिखा रखे, वो तीनों है नहीं, जो मैंने नहीं लिखाया वो यहाँ है। और वो मैंने इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं था वो, और वो दे रखा आरबीएसई की बुक में, तो इसलिए पेपर एनसीईआरटी से आता है। मैं कभी कभार मुझता मूड बने तो, वैसे ये पेपर ये क्वेश्चन जिस पेपर में आ रखा है उस टाइम अपने राजस्थान आरबीएसई थी, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको ये बताओ कहाँ बताया था मैंने, याद है किसी को? प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? नहीं मैंने, अरे ये मैंने बताया जब हम बात कर रहे थे PBR 322 के बारे में। P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बोलीवर और R का मतलब रोड्रिगज। उसके बाद मैंने बताओ ये आपको नहीं बताया, ठीक है। ये मैंने कहाँ बताया बताओ? आर्बर और स्मिथ। और ये मैंने कहाँ बताया? मैंने आपको आर्बर और स्मिथ के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी। कौन सा था? हिंड सेकंड, याद है? ये मैंने बताओ कहाँ बताया था? ये मैंने बताया था इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। इन्होंने डिप्लोकोकस साल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया को उसके अंदर उन्होंने डाल के आरडीएनए एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये मैंने इन दोनों ने की थी आपके आरडीएनए की खोज, इन दोनों ने आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की थी, इसने खोज की थी आपकी PBR 322 की। अब देखो हमें पता है कि PBR 322 एक प्रकार का आर्टिफिशियल वेक्टर है, तो हमने कभी ये पढ़ा कि प्लाज्मिड की खोज उसने की, वो एक प्रकार का नेचुरल वेक्टर है जो बैक्टीरिया में होता है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि कॉस्मिड भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल वेक्टर है। अगर ये आर्टिफिशियल है तो कोई न कोई इसको बनाएगा। इसको बनाने वाले का नाम था बारबरा हॉर्न एंड जॉन कॉलिंस।
ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके आरबीएसई बुक के अंदर दे रखा है कि कॉस्मिड की खोज किसने की थी। आया समझ में? अगर आपको 3 आ रहे थे तो आप ये कर सकते थे। इसका मतलब ये भी नोट्स के अंदर से नहीं लिखा है तो भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पीसीआर के दौरान ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। करो इसको सॉल्व। नहीं हुआ? अब देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं। मैंने कई बार देखा, कुछ इसको टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, किसी बुक में गलत दे रखा है। अब देखो आप पहले मुझे ये बताओ, हम जब रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, जैसे हमारी सेल में हो रहा है ना, जब हमारी सेल के अंदर जब रेप्लिकेशन हो रहा है, इस क्वेश्चन को आराम से सुनना पहले। तो जब हमारी सेल में रेप्लिकेशन हो रहा है, वहाँ बताओ कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, वहाँ डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। हमने पढ़ा था ना कि डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। मुझे बताओ कौन सा प्राइमर काम आता है वहाँ, आरएनए या डीएनए? आरएनए प्राइमर। वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ पर आरएनए प्राइमर काम आता है। कौन सा प्राइमर काम आता है? आरएनए प्राइमर। इसने क्या पूछा? पीसीआर के दौरान। इसका मतलब हम पीसीआर में हम क्या रेप्लिकेशन करते हैं ना, हम लेकिन वो इन विट्रो होता है। हम पढ़ रहे हैं कि हम पीसीआर में भी हम एक प्रकार से इसका रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का। यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ बताओ कौन सा पॉलीमरेज काम आता है? टैग डीएनए पॉलीमरेज काम आता है पीसीआर में। तो हमने कहा यहाँ काम आता हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। एक डिफरेंट ये आया, या डीएनए पॉलीमरेज आ रहा था, ये आपके 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, इसलिए हमारी बॉडी में अच्छे से काम करता है। और पीसीआर चलता है बाहर मशीन में, वहाँ टेम्परेचर 72 मतलब हाई टेम्परेचर होता है। तो ये हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ प्राइमर कौन सा काम आएगा? बताओ, डीएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर? यहाँ काम आता है डीएनए प्राइमर। क्या काम आता है? डीएनए प्राइमर। यहाँ जो आपके प्राइमर काम आएगा वो काम आएगा डीएनए प्राइमर। कारण बताता हूँ क्यों आएगा। क्योंकि टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये आरएनए प्राइमर को पहचान पाए। आया समझ में? यहाँ हमें बढ़ाना क्या, हमें इसमें डीएनए बढ़ाना। पीसीआर में भी डीएनए बढ़ेगा रेप्लिकेशन होकर, लेकिन इस टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास में आरएनए प्राइमर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए पीसीआर के अंदर प्राइमर के रूप में डीएनए प्राइमर को काम में लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। पीसीआर मैंने बता रखा, पीसीआर में क्या क्या काम आता है। पीसीआर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मुझे बताओ। ये मैंने बता रखा डीएनटीपी। अब इसकी तो आवश्यकता होगी ना भाई। डीएनटीपी यानी एन मतलब कोई भी नाइट्रोजन बेस। जब आप रेप्लिकेशन करोगे तो इसमें नाइट्रोजन बेस की आवश्यकता पड़ेगी। टेम्पलेट डीएनए काम पड़ेगा। आप ऐसे कैसे करोगे? क्या आरएनए प्राइमर काम आएगा? तो इसका मतलब राइट आंसर क्या? इसको मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं, क्योंकि हमारे वो रेप्लिकेशन वाला आरएनए प्राइमर रटा हुआ रहता है। आरएनए प्राइमर तो काम क्या आएगा यहाँ पर? डीएनए प्राइमर काम आता है पीसीआर के अंदर। और अगर सेल के अंदर हो रहा तो वहाँ पे आरएनए प्राइमर, क्योंकि आराम से डीएनए पॉलीमरेज इसको उसकी आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन टैग डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसको पहचान पाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी करो अब इसको सॉल्व। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी। इधर मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। याद आ रही है इलेक्ट्रोफोरेसिस? हमने कहा था ना इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग या उसके चार्ज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन किया जाता है। हमने कहा था कि डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग, तो इसने लिखा कि, और फिर मैंने ये बताया था, मुझे बताओ डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका मतलब डीएनए कैथोड से एनोड जाएगा। हम डीएनए को जहाँ पे भाई डालते हैं एक साथ में,
फिर डीएनए, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके पास थोड़ा इससे दूर भागेगा ना, तो डीएनए कैथोड से एनोड की ओर जाता है तथा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये असर्शन क्या कह रहा है कि जेल डीएनए मूव टुवर्ड एनोड इन जेल, सही बात है, डीएनए एनोड की तरफ जा रहा है। दूसरा क्या पूछा है, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ए और ये कथन और कारण दोनों सही है, तो दोनों सही है। आया समझ में? आर सही कारण है इसका। देखो इसका ये कारण है कि डीएनए एनोड की ओर क्यों जाता है, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका कारण है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं ज़्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करूँगा, अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और ये सेम क्वेश्चन, अरे भाई ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है 2 बार। क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा, बी डी, अच्छा डी होगा, ठीक है, इसका राइट डी है। इसका मतलब क्या था बताओ, इसका मतलब ये था जस्ट पीछे वाला कि अब ये इसमें क्या, अब जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल भरा होता है ना, कौन सा जेल होता है, एगारोथ जेल। इस जेल में से अगर मुझे किसी फ्रेगमेंट को निकालना है डीएनए को, तो इस जेल को कट करके बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है। इसको सॉल्व करो, करो इसको सॉल्व जल्दी। ORI क्या है, इसका मतलब ये सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, सही बात है। और अगर ये सीक्वेंस है तो ये अपने आप में कॉपी, अपने डीएनए की कॉपी को भी कंट्रोल करती है। इसका हो जाएगा आपके बहुत करेक्ट है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका क्या होगा, हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम की खोज की गई। एक एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और दूसरे एंजाइम का नाम था मिथाइल ट्रांसफेरेज। याद है कुछ, ये हमने पढ़ा था ना। जो मिथाइल ट्रांसफेरेज होता है वो डीएनए की खुद की अपने डीएनए की सुरक्षा करता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, कट करना होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए को कट नहीं करता है, क्योंकि ये मिथाइल ट्रांसफेरेज आकर इसके ऊपर, जैसे ये एडिनिन है, ये थाइमिन है, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, तो ये पहचान लेता है कि मेरा डीएनए है। तो पूछा क्या, कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता है, कौन सा बचाएगा, मिथाइल डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो ये आपके इंटरव्यू में किसी मेरे फ्रेंड को पूछा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता है, कारण क्या है, क्योंकि खुद के डीएनए को मिथाइलेशन करके उसको उसकी पहचान हो जाती है कि ये अपने घर का माल है, इसको नहीं खराब करना है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये भी मैंने आपको करा रखा है, कुछ याद आए तो मैंने बताया था, अगर होस्ट सेल के रूप में अगर प्लांट सेल हो तो हम वेक्टर के रूप में क्या काम लेंगे, अगर होस्ट सेल के रूप में प्लांट सेल हो तो हम वेक्टर लेंगे TI प्लाज्मिड, बता रखा था। और मैंने बताया अगर होस्ट सेल के रूप में अगर एनिमल सेल हो, अगर होस्ट के रूप में एनिमल सेल हो तो वहाँ पर मैं वेक्टर के रूप में क्या काम लूँगा, तो वहाँ पर हम वेक्टर के रूप में काम लेते थे रिट्रोवायरस, याद है कुछ। और फिर मैंने आपको उसके नीचे ये भी बताया था, इसके एग्जाम्पल बताए थे। उसमें एक एग्जाम मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी बताया था और ये भी बताया था, मैंने ये नहीं बताया था क्योंकि जेमिनी और मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन कि प्लांट के अंदर TI प्लाज्मिड को काम में लिया जाता है, लेकिन अपवाद कभी कभी एक वायरस होता है जिसका नाम है जेमिनी वायरस को भी काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा वायरस ट्रांसजेनिक पशु बनाने में काम नहीं आता है। पशु का मतलब एनिमल या कुछ प्लांट होता है, एनिमल। अब मैंने आपको बता रखा कि एनिमल के अंदर ये 3 वायरस काम आते हैं, एडिनो पे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसका आंसर हो जाएगा ये आता है, प्लांट में काम आता है। ये कहाँ काम आता है,
प्लांट के अंदर वेक्टर के रूप में कार्य करता है। बाकी मोस्टली प्लांट में काम करता है टीआई प्लाज्मिड। इसको सॉल्व करो। इसका इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ये मैप बनाना है कट करके। कट कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका मतलब इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। इसका 3 नंबर सही है ना? इस क्वेश्चन का 3 नंबर सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। याद है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अभी तक इथिडियम ब्रोमाइड के अभी तक जेल इलेक्ट्रोफोरेस के कितने क्वेश्चन आए बताओ मुझे? एक क्वेश्चन इसमें ये आ रखा था कि इल्यूशन क्या है, अभी किया हमने। एक इसमें आ रखा कि डीएनए की दिशा किधर होगी, कैथोड से एनोड। एक आ रखा था क्यों जाता, कारण क्या, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद ये चौथा आ गया कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे ये कैसे दिखाई देंगे, तो दिखाई देंगे चमकीले नारंगी कलर के। अब किसी एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है ये इसको किससे स्टैंड करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं। तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाना, घूम के वहीं से आना वापिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका। अब मुझे ये बता दो कौन सी लाइट हम डाल रहे थे, यूवी लाइट। ओके, इसको करो सोल्व। बता रखा मैंने, एक 4 साल की लड़की थी, उसके अंदर उसकी इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो गया था, SCID रोग हो गया था जिसको हमने कहा था सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमने कहा था। और फिर मैंने बताया था उसके अंदर लिम्फोसाइट कम हो रहे थे, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर किस एंजाइम की कमी हो गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज। इसका मतलब ये सही है इसका। ओके, इसको सॉल्व करो। ये लो वापस आ गया। मैंने आपको 1000 बार कह दिया, जहाँ जहाँ स्टेप आ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्टेप आए वापस ये वेक्टर के, करो इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या था, इधर बोलो, सबसे पहले क्या था? पहले मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। मैंने आपको बताया था अगर BAC, अब इससे बड़ा होगा VAC, इससे बड़ा होगा MAC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सबसे बड़े वेक्टर है। बताओ यहाँ इसका मतलब इसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका इधर सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले कट गया, इसने कॉस्मिड को बड़ा बना रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। इसको ऐसे सोल्व किया करो, क्या B हो सकता है और C भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब उसको याद करो कि सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे छोटा प्लाज्मिड होगा। अब सॉल्व करो, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका ये सही है। अब इसको मिलाओ। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी है ना, तो प्लाज्मिड, उसके बाद हमें पढ़ा था बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, बैक, याक और MAC। इतना सिंपल क्वेश्चन। वापस आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, घूम के आया वापस। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो। ये लो, गाय आ गई ना। रोजी कौन थी, गाय थी या लड़की थी कोई? क्या हुआ था गाय में ऐसा? प्रोटीन, कितना प्रोटीन बढ़ा था गाय के दूध में? 2.4 ग्राम पर लीटर। तो अब जब भी कभी को गाय लेनी हो तो कौन सी गाय लेके आनी है आपको? रोजी गाय लेके आनी है। कौन सी गाय लेके आनी है? रोजी। अब गांव में एक रोजड़ा होता है, पता है क्या होता है रोजड़ा? नहीं देखा ना? रोजड़ा देखा? रोजड़ा नहीं देखा? रोजड़ा नहीं देखा हुआ है? कैसा होता है? अरे गांव में कहते हैं, जब भाई जैसे भाई हमारे को खूब कहा हुआ घर पे मम्मियों के रोजड़ों के समान घूम रहे हो, काम कुछ नहीं करते हो। भाई गर्ल्स को नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि रोजड़ी हमने नहीं देखी आज तक। रोजड़ी हमने नहीं देखी आज तक। बॉयज को घर पे खूब बोलते हैं कि रोजड़े की तरह घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम की कुछ नहीं है। तो रोजड़ा तो होता है गाँव में आता है, खेत खराब करता है। और क्या? नील गाय। हाँ, तो ऐसे लोकल नाम है रोजड़ा, मतलब तो रोज आता हो, रोजड़ा। तो ये आपके क्या है, ये क्या ट्रांस, अब देखो मैंने बताया था, वो आपको कुछ भी पूछेगा, रोजी क्या है, एक लड़की है, एक पुष्प है, एक नली है, एक मतलब एक डॉग है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या ये बकरी है, क्या ये गाय थी, ये तो भेड़ कौन सी थी हमारी ट्रांसजेनिक? रोजी क्या ट्रांसजेनिक भेड़ थी? न्यूक्लियर ट्रांसफर बनाई थी हमने। और ये हमारे क्या पुष्प है? नहीं।
तो हमारा राइट आंसर है ये हमारी गाय माता है। ये लो, अब मैंने आपको इतना बता रखा था टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, याद है आपको? ये मैंने आपको बता रखा था कि टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको बता रखा था। अब आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, अभी सब किसने दिया, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछ लिया सेकंड ग्रेड के अंदर। तो अब देखो ये आपकी लैब, ये क्वेश्चन आपको लैब का है, ये क्वेश्चन लैब, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है लैब के आपके, यहाँ से नहीं, आप शायद ये पीछे वाले 2 क्वेश्चन ये भी लैब के थे आपके। अब मैंने आपको बता रखा टोटिपोटेंसी का मतलब क्या था, एक सेल के अंदर पूरे जीव को उत्पन्न करने की कैपेसिटी। जैसे प्लांट सेल में है ना, जैसे हमारा जाइगोट है, हमारी जाइगोट एक सेल है, उसमें पूरे जीव को बनाने की कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार से हमारे एनिमल के अंदर केवल एक जाइगोट ही होता है, जिसको हम स्टेम सेल बोल सकते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर हमने कहा था कि हमने टॉपिक पढ़ा था प्लांट टिश्यू कल्चर, हम प्लांट की किसी भी सेल से पूरा जीव बना सकते हैं। तो वो तो मैंने आपको बता रखा, उसका क्वेश्चन आगे आएगा। इस भाई ने पूछा है, नोट्स में लिख देना आपने, टोटिपोटेंसी शब्द किसने दिया था, ये देने वाला था हेबरलैंड। मैंने वहाँ आपको लिखाया नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ बोला था वहाँ पर भी, लेकिन लिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो उसमें था नहीं, आपकी बुक में लिखाया नहीं। आप लोग इसको कर लेना, टोटिपोटेंसी शब्द दिया था आपके मॉर्गन ने। अब मुझे थोड़े इनके बारे में बता दो। इसका राइट आंसर है हेबरलैंड। मॉर्गन को याद करो, सीधे घुस जाओ आपके ये जेनेटिक्स के अंदर। स्वान को याद करो, सीधे घुस जाओ सेल थ्योरी के ऊपर, जूलॉजी का था। उसके बाद सीधे डार्विन याद करो, घुस जाओ इवोल्यूशन के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी, टाइम ज़्यादा हो गया आपने। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इसको कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं हर बार। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, डोली क्या है और वेक्टर का सीक्वेंस क्या। 20 क्वेश्चन तो ये हो गए अपने। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये लो वापस आ गया, अब क्या करूँ मैं। एग्रोबैक्टीरियम से कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है, टीआई प्लाज्मिड। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन आ गया टीआई प्लाज्मिड का। एक क्वेश्चन अभी और आएगा, मैंने आपको बताया था। ये कौन सा रोग करता है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट का कैंसर। उस रोग को हमने नाम क्या दिया था, याद रखना, आगे आएगा। तो ये आपके टीआई प्लाज्मिड। ये लो, तो मैंने आपको लिखाया था नोट्स के अंदर, टोटिपोटेंस का मतलब टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या होगा इसका, फर्स्ट मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर पूरे जीव का विकास करने की क्षमता हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। ये लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये शायद आपको नहीं करा रखा, बता देता हूँ ना इसका आपको मैं आंसर। इसका याद है, अब आपको ये तो याद है ना कि कॉस्मिड क्या है, प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज के बाद में कॉस्मिड एक प्रकार का आर्टिफिशियल वेक्टर है। अब मैंने कहा आर्टिफिशियल है, इसका मतलब इसको कई अलग अलग भाई, इसका मतलब इसके कई और भी पार्ट होंगे। इसको जो बनाया गया था वो जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज था, तो भाई क्या हो रहा है, जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज था, उस लैम्डा बैक्टीरियोफेज से इसका निर्माण किया गया था। लैम्डा भाई, जैसे सबसे पहले प्लाज्मिड के बाद में लैम्डा बैक्टीरियोफेज, तो उस लैम्डा बैक्टीरियोफेज से कॉस्मिड का निर्माण किया गया। तो ये ध्यान रखना, लिख देना नोट्स के अंदर। अभी एनसीईआरटी नहीं था तो मैंने आपको नहीं कराया ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैथ वाले बच्चे मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी बायो वाले चुपचाप बैठे हैं। क्या होगा इसका, रोजी क्या है। देखो अब सुनो, अभी उसने पीछे क्या पूछा, रोजी एक बकरी है, रोजी एक पुष्प है, रोजी एक और ऑप्शन क्या था, एक भेड़ है। अब भाई ने क्या दिया, रोजी एक सूअर है, रोजी एक कीट है, रोजी एक गुलाब है, रोजी एक गाय है। क्या होगा इसका, रोजी क्या है, गाय। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों वाले कि रोजी क्या है, रोजड़ा गाय है। रोजड़ा भी गाय जैसा होता है दिखने में, बाकी लक्षण उसके अलग है। गोल्डन राइस क्यों बनाया गया, विटामिन ए इसमें बीटा के कैरोटीन के जीन को डाला गया था। वो जीन कैसे डाला गया था वो सब आगे अगर आओगे फर्स्ट ग्रेड में वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ क्रेश कोर्स में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्या बारिश आ गई, तो इसका क्या होगा, ये विटामिन ए के लिए बनाया गया था। बाकी सब आपको वो
मैंने बता रखा है इसके बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये लो आ गया भाई, एग्रोबैक्टीरियम कौन सा रोग पैदा करता है? प्लांट का कैंसर बोल सकता हूं मैं। अब मुझे बताओ, हमने कहा था कि ये जैसे टीआई प्लाज्मिड था हमारा, हमने कहा था कि ये हमारा टीआई प्लाज्मिड है। मुझे बताओ इस टीआई प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट, टीआई प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट ये रोग पैदा कर रहा था? मैंने कहा था टी डीएनए। इस टीआई प्लाज्मिड का एक टी डीएनए होता है। टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए होता है, जैसे ये मैंने बनाया टीआई प्लाज्मिड, अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक इतना सा पार्ट होता है, उसको बोलेंगे टी डीएनए। इस टी डीएनए के अंदर कैपेसिटी होती है क्राउन गोल या प्लांट का कैंसर कोज करने का। फिर हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने डेड की इसको यहाँ से हटा दिया, तब प्लाज्मिड में रोग पैदा करने की, अब ये रोग पैदा कर सकता है क्या? हमने यहाँ पे डाल दिया हमारा कोई दूसरा जीन जो हमें इसके अंदर किसी प्लांट में डालना था। फिर इन्होंने, अब इसको पता है कि मुझे प्लांट के अंदर कैसे जाना है, तो हम उसको यूज़ में लेते हैं, उसको मतलब उसका हम फ़ायदा उठाते बेचारे का। आया समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्राउन गोल डिजीज। इसको हम बोल सकते हैं प्लांट का कैंसर, मतलब प्लांट में गांठें बनती है। अब ये आपको मैंने बता रखा सब पैथोलो, अपने फंगी में रस्ट क्या है, स्मट क्या है, ये ब्लाइट सब बता रखा है। वैसे ये आपके नहीं है कोर्स में था, ये अपने उसकी पैथोलॉजी में था। इसको करो सोल्व। ये क्या, अच्छा पूरे हो गए क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन एंड, शायद इतने थे क्वेश्चन, पूरे हो गए क्वेश्चन, इतने थे। द एंड आ गया आपके। ये आपके क्वेश्चन थे 44 क्वेश्चन अभी तक राजस्थान के अंदर। अब आपको यहाँ से पता क्या पड़ा, बाकी नोट्स तो आप पढ़ लोगे, कोई फर्क नहीं, लेकिन समझ क्या आया? समझ क्या आया बताओ? एक चीज़ ये समझ में आई है कि जहाँ जहाँ स्टेप आ रहे हैं किसी भी यूनिट के अंदर, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, जहाँ जहाँ स्टेप आ रही है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात क्या समझ आई? रिपीट हो रही क्वेश्चन हर बार। डॉली को कभी क्या बना रहा है, कभी रोजी को पूछ रहा है, कभी किसको कुछ भी पूछ रहा है। तीसरी बात समझ में क्या आई? नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो 3 बातें समझ में आ गई। और चौथी बात क्या समझ में आई? इसलिए हमें अपने नोट्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, बार बार रिवीजन। जब तक एग्जाम है आपका 10 तारीख, उससे पहले बायोलॉजी को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। 40 के आसपास आएंगे क्वेश्चन, उसमें से 35 सही तुक्का करके आ जाओ। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अब देखो जो 32-33 तक तो मैं मेरे नोट्स में क्वेश्चन आपको दे दूंगा। अब ऊपर आपको करने 5-6 क्वेश्चन और, वो आप जितनी करोगे प्रैक्टिस, उससे ऊपर आपका डिपेंड करेगा। बाकी सब तो मैं दे नहीं सकता, मैं आने चाहिए सब क्वेश्चन, तो कल कोई आके ऐसे बोल देगा कि इनके पास पेपर था पहले से ही। इसलिए प्रैक्टिस करते रहना हमेशा। अब इसके बाद अपन जो लास्ट यूनिट है अपन शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस वाली। ठीक है, आया समझ में? तो थोड़ा एक अंदर से आई आज के भाई हाँ सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। कब होंगे? थोड़ा ये भी फील हुआ कि रिवीजन थोड़ा कम है कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर। ये तो क्या मैक्सिमम में से रिपीट हो रही, तो आपको लग रहा था कि ये सिंपल है, यही सिंपल, क्योंकि रिपीट हो रहा था साथ में, मैं आपको यह बता रहा था साथ में, इसलिए आपको ये सिंपल लग रहा होगा। इसलिए रिवीजन करते रहना हमेशा। एक दिन के अंदर बायोलॉजी के 2 यूनिट का रिवीजन करो और आराम से हो जाएंगे। आपको मैंने जितनी भी यूनिट दी है, एक आप प्लांट टैक्सोनॉमी को आप छोड़ दो, दूसरी आप छोड़ दो एनिमल टैक्सोनॉमी, ये दोनों यूनिट काफ़ी बड़ी बड़ी है, और एक मोल बायो, ये थोड़ी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। बाकी एक भी ऐसी यूनिट नहीं है जो 20 पेज से अधिक हो, 20 या फिर 21 इसके अंदर है पूरे। तो अब आपको पूरी यूनिट, अब आपको 20 और 21 पेज में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपकी कितनी 16 यूनिट है, 40 क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ऑन एवरेज, 2 से 3 या किसी में एक मान लो, किसी में 4 बन जाएंगे। अपन एवरेज मान रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन पर यूनिट। तो आपको 20 पेज में से अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो भी मैंने आपको बता रखा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अब आपने अभी देखा होगा सब ऐसे रिपीट हो रहे हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम के 4 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद पूछने को है ही नहीं। एक बार पूछा कि एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है, फिर जब पूरे हो गए फिर ये पूछ लिया कि टीआई प्लाज्मिड कौन सा रोग करता है। तो आया समझ में? अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अपनी कल क्लास नहीं होगी, अगर आप चाहोगे तो अपन उसके बाद में देख लेंगे, बाकी आप रिवीजन करना घर पे।